question says birefringent material can be visualized using stereo zoom microscope, comparison microscope, fluorescence microscope and polarizing microscope. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये बायोफ्रिंजेंट मटेरियल क्या होते हैं. हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जब कभी भी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. ठीक है, जाना तो ऐसे था बट ये जो बेंड हो रही है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब रिफ्रैक्शन हर एक मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है. एंड बायोफ्रिंजेंट मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अलग अलग ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट्स से एक ग्लास क्यूब है. ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है और अगर इसे मैं पेंसिल के ऊपर रख दूं, है ना, कैसे होता है? अगर हमारे पास पानी का भरा हुआ ग्लास है, ये पानी हाफ हाफ फिल्ड है और अगर आप इसमें ग्लास रॉड डालोगे तो आपको वो ग्लास रॉड मुड़ी हुई दिखती है. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में कि जब हम पानी के ग्लास में ग्लास रॉड डालते हैं तो आपको या फिर हम स्पून डालते हैं तो आपको वो थोड़ी बेंड दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है. तो ये रिफ्लेक्शन का मेथड है. रिफ्लेक्शन बायोफ्रिंजेंट मटेरियल्स में कैसे होता है? सो बायोफ्रिंजेंट मटेरियल्स हमेशा क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन, मतलब यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं. एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? जब कभी भी लाइट पास होती है या कोई इमेज है तो वो अलग अलग दिखती है. मतलब एक पेंसिल है इसके नीचे, वो आपको दो जगह दिखेगी. ठीक है, उसको हम कहते हैं बायोफ्रिंजेंट. जिस भी क्या कहना चाहिए, लेट्स से अगर मैं ग्लास की बात कर रही हूँ तो वो पर्टिकुलर ग्लास क्या है? वो पर्टिकुलर ग्लास को हम बोल सकते हैं बायोफ्रिंजेंट. अब ऐसे मटेरियल्स को क्या करेंगे? जब कभी भी हम देखते हैं तो उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन, मतलब ये बायोफ्रिंजेंट जो सिस्टम होता है, जो बायोफ्रिंजेंट फिनोमेना होता है, उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है. मल्टीपल मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बायोफ्रिंजेंट. एक तरीके की क्या है? ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, आप इस एक तरीके से कह सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये बायोफ्रिंजेंट मटेरियल, ठीक है, यूजुअली क्रिस्टलाइन मटेरियल्स ही बायोफ्रिंजेंट होते हैं. उनको अगर विजुअलाइज करना है तो आप क्या यूज करते हो? स्टीरियो माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस एंड पोलराइजिंग. अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन अगर मेथड हम यूज करें तो हम सिंपली कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं. कि कंपैरिजन माइक्रोस्कोप दो सिमिलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद जो स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप बच जाते हैं. जो स्टीरियो जूम है, बेसिकली इसका काम क्या है? जूम करना. स्टीरियो स्टीरियो टिपिकली आप बोल सकते हो कि जूम करना. फ्लोरेसेंस में फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है, बट करेक्ट ऑप्शन है वो है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप. पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पे क्या होता है? पोलराइजर होता है. क्या होता है? एक स्पेसिफिक चीज लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजर. अभी मैं बता देती हूँ. पोलराइजर क्या करता है? अब आपने पढ़ा है जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है. हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है तो इसको विजुअलाइज कर पाना मुश्किल है. मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया पोलराइजर. अब इससे जब लाइट जाएगी तो फिल्टर होके जाएगी. एक ही डायरेक्शन में जो लाइट वाइब्रेट हो रही है वही ही आगे पास होगी. तो जब हम पोलराइजर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो हम कैसे मटेरियल्स को एग्जामिन कर सकते हैं? बायोफ्रिंजेंट को, क्योंकि फिर कोई भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन नहीं होगा. मल्टीपल रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इसी वजह से हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप? अब यहाँ पे हमें फोकस करना है किस पे? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पे. तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम कौन सी लाइट यूज करते हैं? लाइट सोर्स तो यूज करना पड़ेगा ना. तो कौन सी लाइट सोर्स हम यूज करते हैं इन अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप? तो आपके पास ऑप्शन है विजिबल लाइट, IR लाइट, यूवी लाइट एंड नियर IR लाइट. तो हम यूज करते हैं यूवी लाइट. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट लाइट हम यूज करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है? माइक्रोस्कोपी है तो क्या होगा? इमेज इनहांस्ड इमेज आपको दिखेगी, बट किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में. इन फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये जो अब्सॉर्ब्ड एनर्जी है ये हायर वेवलेंथ में इमिट करते हैं. सो एक ग्लो के तौर पे हम इनकी हायर वेवलेंथ की एनर्जी को विजुअलाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस. ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं यूवी लाइट. ओके, सो विजिबल लाइट हम नॉर्मल हमारे जो बायो लैब में या जो आपके नॉर्मल लैब्स में यूज होते हैं ना, विजिबल लाइट, वो आप लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हो. आईआर नियर आईआर तो हम यूज नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्कैटरिंग ऑफ अ पोलन refers to opening of the pollen, pattern of the pollen surface, arrangement of the apparatus on the pollen and dispersal pattern of pollen. तो यहाँ पे जो स्कल्पचरिंग की हम बात कर रहे हैं, आपको जिस डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डज दैट मीन. ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है. तो जो करेक्ट आंसर है आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द पैटर्न ऑफ पोलन सर्फेस. ठीक है,
आप जब हिंदी पढ़ोगे पराग तक्षण का तात्पर्य, पराग तक्षण का मतलब होता है जब आप सरफेस का पैटर्न देखते हो, हर एक पोलन ग्रेन का जो सरफेस होता है वो यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक। तो जब आप इसके सरफेस को एग्जामिन करते हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्कल्पचरिंग, पैटर्न ऑफ पोलन सरफेस, जब आप इसके पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डायटम्स फ्रॉम विसरा। देखो डायटम से फिर क्वेश्चन आ गया, हमने ऑलरेडी आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैंडल करे हैं, इससे भी फिर से क्वेश्चन आया है कि डायटम्स को आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हो विसरा से। विसरा आपका क्या होता है? विसरा आपका होता है जब कभी भी पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद जब हम बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, जार में फिल करके लैब भेजते हैं, तो वो जो आपने जार में बॉडी पार्ट्स भेजे हैं उसे हम कहते हैं विसरा। अब जो डायटम्स है वो कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बोन मैरो से। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बोन मैरो से। ओके, बोन मैरो से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ड्राई एशिंग, डिस्टिलेशन या एसिड डाइजेशन। सो हमें एसिड डाइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करना पड़ेगा। विसरा के केस में हम बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड एसिड डाइजेशन मेथड इज मोस्ट suitable to extract diatoms from viscera. Okay, let's move to the next question. Next question says chromazine blue dye is used for the staining of DNA, protein, RNA and carbohydrates. So कौन सा ये जो डाई है chromazine blue जो डाई है वो हम किसको स्टेन करने के लिए यूज करते हैं? हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम डील करते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से, एंड आरएनए से भी करते हैं। बट जो ये क्रोमाइजन डाई है, ब्लू डाई है, ये हम यूज करते हैं प्रोटीन पे। वी यूज इट ऑन प्रोटीन टू स्टेन देम, टू विजुअलाइज देम। Okay, so this is the answer. Let's move to the next question. Identify the universal detector in gas chromatography. So ऐसा universal detector, detector का क्या काम है? detector सारी readings को क्या करता है? interpret करता है। जो आपका सैंपल है उसको इंटरप्रेट करने का काम करता है गैस क्रोमेटोग्राफी के। सो कौन सा डिटेक्टर यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा हर एक सिचुएशन में हम वो डिटेक्टर यूज कर सकते हैं? FID, NPD, ECD एंड TCD। ठीक है, तो हम TCD यूज कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, FIF, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, समथिंग लाइक दैट। एक फुल फॉर्म एक बार देख लेना इनके, एंड दैट्स इनफ। ठीक है, ये एक तरीके का यूनिवर्सल। कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, या फिर आप पूछ सकता है कि थर्मल जो कंडक्टिविटी डिटेक्टर है वो कौन से क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करती है, यूनिवर्सल यूज करती है। तो उसका आंसर ये होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says Lindenar's crystal is used for reduction of Lindelar crystals is used for the reduction of alkynes and alkenes. इसके अलावा वी हैव अल्कोहल, एल्कीन टू अल्कोहल, इसके बाद है एल्कीन टू एल्काइन, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्काइंस टू एल्कीन्स। ये जो कैटलिस्ट है एल्काइंस एंड एल्कीन्स को क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इंस्ट्रूमेंट टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटालिक पॉइजन? सो मेटालिक पॉइजन जितने भी, आर्सेनिक मेटालिक पॉइजन है, मर्क्यूरी मेटालिक पॉइजनिंग है, जितने भी पॉइजन जो कि मेटल्स है उनको आप कौन सी मेथड के थ्रू टेस्ट करोगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं टू गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट? तो 4 ऑप्शन है। GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, AS मतलब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो हम एलिमिनेट कर देते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन से। हम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं ही करते मेटालिक पॉइजन आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक, मतलब सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर रिलायबल टू डिटेक्ट एनी मेटल। तो इसी वजह से आस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एटम इन SO2 विल बी। देखो यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कि जो S एटम है इन सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, इसमें कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है? तो आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक देख लेना, इसमें sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव एक्रोडाइनिया इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ मर्क्यूरी, फिनॉल, लेड एंड आर्सेनिक. तो ये जो आपकी एक तरीके की डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं एक्रोडाइनिया. एक्रोडाइनिया. सो ये जो एक्रोडाइनिया है ये मर्क्यूरी के पॉइजनिंग से होता है. किसके पॉइजनिंग से? मर्क्यूरी पॉइजनिंग से. ठीक है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मतलब मर्क्यूरी पॉइजनिंग ही नहीं, मेटालिक पॉइजन ओवरऑल आप मान के चलो, मेटालिक पॉइजन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
नेचर ऑफ सी स्नेक वेनम। सो जो सी स्नेक या जो वाटर स्नेक होते हैं ना, जो वाटर H2O स्नेक होते हैं, वो हमेशा आपके टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। इसको अफेक्ट करते हैं आपके टिश्यूज को। बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते। आपने ये सुना होगा कि पानी में रहने वाले सांप ना बहुत जहरीले नहीं होते। क्यों जहरीले नहीं होते? क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव इफेक्ट नहीं शो करते। मतलब आपको ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, बट वो आपके टिश्यूज को ही अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी किसी भी अदर मेटाबॉलिज्म से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं आपके टिश्यूज को। इसे हम कहते हैं माइटोटॉक्सिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, माइकोटोटॉक्सिन जो आपके टिश्यू सिस्टम को अटैक करे, एंड हेमाटोटॉक्सिन जो आपके ब्लड को कोएगुलेट कर दे। तो यहाँ पे जो सी स्नेक वेनम होता है वो माइटोटॉक्सिन होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बारबिट्यूरेट्स ड्रग एक्ट ऑन विच रिसेप्टर। जो ये बारबिट्यूरेट ड्रग है वो किस रिसेप्टर पे क्या करता है? एक्ट करता है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो पॉइंट होते हैं जो कि इन ड्रग्स को रिसीव करते हैं और इनके डिजायर्ड इफेक्ट को क्रिएट कराने में मदद करते हैं। बिना रिसेप्टर कभी भी क्या नहीं होगा? रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, रिसेप्टर्स की जरूरत आपको पड़ती है। तो बार्बिट्यूरेट्स जो ड्रग हैं उनको कौन से रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है? NADM रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर एंड साइटोक्रोम बी रिसेप्टर। तो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन है गाबा ए रिसेप्टर्स। ओके, सो ये आपका करेक्ट आंसर है। गाबा ए रिसेप्टर को क्या करता है? अफेक्ट करते हैं बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स की फैमिली से जितने भी ड्रग्स होंगे सारे आपके गामा रिसेप्टर को ही अफेक्ट करेंगे। Next question we have the electronic consent the electronic centrifugation word आ रहा था बार बार। The electronic configuration of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 stand for which of the metal alkali। तो कौन सा मेटल एल्कली है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। तो ये होता है पोटेशियम का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके इसका पोटेशियम का होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर दैट कुड बी कपल्ड विद HPLC। HPLC के साथ कपल करने वाला कौन सा ऐसे सबसे कम सेंसिटिव मतलब लीस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर है जो हम यूज कर रहे हैं? ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं FLC, ECD, MS एंड UV। तो सबसे ज़्यादा कम सेंसिटिव जो डिटेक्टर है वो है UV डिटेक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ HPLC। सो एक जो UV डिटेक्टर है इट इज़ नॉट दैट ग्रेट in case of HPLC. Okay, let's move to the next question which says creatinine test is used for the presence of। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिएटिनिन टेस्ट है वो किसके प्रेजेंस को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो ब्लड के लिए तो नहीं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ब्लड के लिए हम यूज़ नहीं करते, सीमन के लिए हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा बच गए कौन कौन से दो ऑप्शन? यूरिन और सलाइवा। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन। जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो तो दो ऑप्शंस भी अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो आपके करेक्ट होने का चांस 50% बढ़ जाता है। अब याद करो जो क्रिएटिनिन है ये यूजुअली येलो कलर से रिलेटेड है, एंड येलो कलर किस में प्रेजेंट होता है? यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो यूरिन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो प्रेजेंट होता है यूरिन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लगूनो हेयर। तो लगूनो हेयर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर होता है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन था हुआ पुअरली पिगमेंटेड, थिन एंड सॉफ्ट, रेयरली मेड्यूलेटेड एंड कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न। तो ये आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके सामने पे हैं, जिसमें से ये पूछा गया है कि जो लगूनो हेयर है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर लगूनो हेयर। तो देखो ये पूरली पिगमेंटेड तो होता है, रेयरली मॉड्यूलेटेड भी है, थिन एंड सॉफ्ट भी है, एक है जो है कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न। सो कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इन कैंडिडेट जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके लगूनो हेयर होते हैं उनके जो हेयर में कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न नहीं होती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says the most frequent fingerprint pattern in any population is twinned loop, true whorl, plain arch and loop। ठीक है, अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कौन से फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आपने ये चीज़ तो पढ़ा ही हुआ है कि लूप एक ऐसा फिंगरप्रिंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है। सो आई एम गोना गो विथ ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट या जो मोस्ट फिंगरप्रिंट पैटर्न है इंडिया में वो कौन सा है? वो लूप का है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। नेम ऑफ साइंटिस्ट PhD अवार्ड बताया गया इन्होंने। मैक्स प्लांक को कौन सा मिला था? अरविंद शिशगर को किनको मिला था? स्टेविन को कौन से सब्जेक्ट में मिले, कौन सी प्लेस में मिला था? नील बोर को किससे मिला था? ठीक है,
सो वी विल लुकिंग, वी आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। ये अवार्ड हुआ था कोपेनहेगन में, नील बोर को कोपेनहेगन में हुआ था। तो जिस भी ऑप्शन में डी के पास टू होगा वही करेक्ट होगा। टू इसमें भी है, टू इसमें भी, ओके। तो फर्स्ट विल गो विथ ए। सी के सामने क्या है, वन है, सो सी के सामने वन, ओके। सी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, सो बी के बारे में एडविन शिशगर, सो एडविन शिशगर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकन, आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज दी, आई मीन जो एडविन शिशगर है वो थर्ड में नहीं, यस दिस इज, आई थिंक दे was graduated in PhD in University of Ulasa. So fourth option is the correct option. Let's move to the next question. It says settling for the blood, settling of the blood to the lower part of the body after death is known as rigor mortis, algor mortis, liver mortis and sedimentation. So this is liver mortis. जब कभी भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके ग्रेविटी वाले पोर्शन में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं लाइवर मोटिस या फिर स्टेनिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। algor mortis को क्या कहते हैं, rigor mortis is stiffening of the body and algor mortis is cooling of body. Okay, let's move to the next question, which says how is perimortem trauma distinguished from antemortem injury? So perimortem trauma कैसे हो रहा है और इसके अलावा जो एंटीमोर्टम इंजरी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एंटीमोर्टम ट्रॉमा इज मोर सीवियर, पेरीमोर्टम ट्रॉमा इज मोर सीवियर, एंटीमोर्टम इंजरी देयर इज एविडेंस ऑफ हीलिंग, इन पेरीमोर्टम ट्रॉमा मोर ब्लीडिंग इज देयर। So if we are trying to get the correct answer for this question, so we can simply, I guess, an antemortem injury there is evidence of healing. ये एविडेंस ऑफ हीलिंग होना जरूरी है। अगर आपके अगर आप कोई भी इंडिविजुअल जिंदा है तो वुंड हीलिंग की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू द मेल। जो फीमेल क्रेनियम, मतलब फीमेल्स का और मेल्स का कंपैरिजन करने की यहाँ पे बात हो रही है। सो स्मॉलर विद मोर रिट्रेनिंग फोरहेड एंड मोर प्रोनाउंस सुपरऑर्बिटल रिजेस। सो प्रोनाउन नहीं होता फीमेल्स में सुपरऑर्बिटल रिज, लार्ज विथ मोर forehead, large with more retraining forehead and more pronounced supraorbital ridges, smaller with more round forehead and less pronounced with supraorbital ridges. This is the correct option. Kindly check it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको एक से दूसरे को। सो LSD, नार्कोटिक्स, हेलुसिनेशन, डिफरेंस, बहुत इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन। नार्कोटिक्स क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन LSD क्रिएट करती है। डिप्रेसेंट क्या है, एल्कोहल है। स्टिमुलेंट एंड नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स क्या है, नार्कोटिक्स है हीरोइन एंड स्टिमुलेंट क्या है, कोकेन। सो ये आपका करेक्ट मैचिंग है। इतना अब हमने पढ़ी, यहाँ से आप देख लेना कि किस पे सही से मैच हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट इज गिवन बाय, सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर रिचर्ड एडवर्ड हेनरी ने दिया था। ओके